हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलओसी पर बन रहे बंकर, खोदी जा रही सुरंगें, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहा है चीन। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा को दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, और कह दिया कि तुमने 6 मुस्लिम देशों पर गिरवाए थे 26,000 से अधिक बम, भूल गए। जी हाँ, और चले भारत में अल्पसंख्यकों पर बयान देने। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे, जहां पर कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगे का अपमान बताएंगे, जिसके बाद क्या एक्शन लिया गया है दोस्तों। साथ ही साथ 2,000 रुपए के नोट को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो सारी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहा है चाइना। एलओसी पर बन रहे बंकर, खोदी जा रही हैं सुरंगें। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में अपनी गतिविधियां बढ़ाने और भारत को घेरने के लिए चाइना मित्र राष्ट्र पाकिस्तान की हर संभव मदद कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर रक्षा बुनियादी ढांचे को तैयार करने में जुटा हुआ है। वो न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन और लड़ाकू विमान मुहैया करा रहा है, बल्कि एलओसी पर कम्युनिकेशन टावर लगाने और भूमिगत केबल्स बिछाने में भी मदद कर रहा है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि पीओके में चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी और हाइड्रल परियोजनाओं के निर्माण के तहत पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीनी सैनिक और इंजीनियर एलओसी पर भूमिगत बंकरों के निर्माण में पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। हाल ही में चाइना में बनी 155 mm की ट्रक से चलने वाली होवित्जर तोपों SH-15 को एलओसी पर कुछ स्थानों पर देखा गया था। इसे पिछले साल पाकिस्तान दिवस की परेड में भी शामिल किया गया था। जनवरी 2022 में चाइना ने पाकिस्तान के साथ इन 226 तोपों का समझौता किया था। जी हाँ, अधिकारियों का कहना है कि चीनी एक्सपर्ट्स पीओके में लीपा वैली में कुछ सुरंगें खोद रहे हैं। साथ ही ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है ताकि काराकोरम हाईवे तक पहुंचा जा सके। ये बताना जरूरी है कि 2007 में चाइना की एक दूर संचार कंपनी ने पाकिस्तान की एक टेलीकॉम कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था और चाइना मोबाइल पाकिस्तान बना था। इस कंपनी पर चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन का हक है। अब ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना पूर्ण रूप से अपडेट हो चुकी है और चाइना और पाकिस्तान जो है मिलकर के भारत के खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। सुरंगें खोद करके, बंकरों को बना करके। ऐसे में भारत का डिफेंस सिस्टम, भारत की खुफिया एजेंसी पूर्ण रूप से इनके पीछे लगी हुई है और दोस्तों हर संभव सतर्क किया जा रहा है भारत को। ऐसे में ये खबर बेहद जरूरी था दोस्तों आपको बताना। ऐसे में भारत को क्या जवाब देना चाहिए, इनको कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं, बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का बराक ओबामा को करारा और तगड़ा वाला जवाब कहा। जिन्होंने 6 मुस्लिम देशों पर बम बरसाए, वो आज हमको मुस्लिम समुदाय पर ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर। दोस्तों पूरी खबर आपको बताते, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर उनके भारत के मुसलमानों की सुरक्षा पर दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने रविवार यानी 25 जून को कहा कि मैं उनकी टिप्पणी से हैरान थी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों के बारे में बोल रहे थे। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि ये वो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके शासन में 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से ज्यादा बार बमबारी की गई थी। लोग उनके आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सावधानी से बोल रही हूँ, हम अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वहाँ से भारत की धार्मिक सहिष्णुता पर टिप्पणियां आती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी जी ने खुद अमेरिका में कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सिद्धांत पर काम करती है और किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जो 13 सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें से 6 पुरस्कार उन देशों की ओर से भी दिए गए हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष बाहर जाकर करता है ऐसी बातें। हमारा विपक्ष बाहर जाकर भारत के हित में बात नहीं करता है। ऐसे में वे बाहर जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ इस तरह के विषयों को उछालते हैं जिसमें ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिनको जमीनी हकीकत के बारे
बारे में कुछ जानकारी ही नहीं होती और बेफिजूल के बयान देते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों वाकई में ये बात सोचने वाली है, जिसने खुद 6 से ज्यादा मुस्लिम देशों पर 26,000 से भी अधिक बमबारी की हो, आज वो भारत में भारत के मुसलमानों पर बयान देने की कोशिश कर रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संकट के बारे में बात करने की कोशिश जैसे बयान दिए जा रहे हैं बराक ओबामा के द्वारा। ऐसे में दोस्तों हर भारतीयों का जवाब क्या होने वाला है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया है दोस्तों, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या उन्होंने बिल्कुल करारा और सटीक जवाब दिया है? दोस्तों देखते हैं भारत की जनता इस पर क्या कहती है। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगे का अपमान, आतंकी निज्जर की हत्या के बाद भड़के खालिस्तानी समर्थक। बता दें कनाडा में एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय तिरंगे का घनघोर अपमान किया है। खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा के वैंकूवर में भारतीय दूतावास के बाहर तिरंगे को आग के हवाले कर दिया। सिख फॉर जस्टिस व खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भड़के हुए हैं और इनके समर्थकों ने ललकार रैली निकाली है। भारी संख्या में खालिस्तानी समर्थक कनाडा दूतावास के बाहर एकत्रित हो गए और वहां तिरंगे का अपमान किया। खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय तिरंगे को पैरों के नीचे कुचला और आग की भेंट चढ़ा दी। इन खालिस्तानी समर्थकों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और भारत के खिलाफ अपशब्दों का भी प्रयोग किया। इसके साथ हरदीप निज्जर के समर्थन में भी नारे लगवाए गए। इन खालिस्तानी समर्थकों ने कहा है कि कोई भी भारतीय व हिंदू ने रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, वे सिर्फ पीठ पर छुरा घोंप सकते हैं। बता दें कि कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरजीत निज्जर मूल रूप से पंजाब के जालंधर का रहने वाला था, जिसे भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया था। हाल ही में भारत सरकार ने 41 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें हरदीप निज्जर का नाम शामिल था। तो वहीं एनआईए ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत के तिरंगे का अपमान कोई भी भारतीय नहीं सहेगा, और दोस्तों इस पर अपने आप ही कनाडा की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वरना हर भारतीय ये समझेगा कि कनाडा की सरकार भी उनको किसी न किसी हद तक ना कुछ कहने की साजिश रच रही है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, क्या कनाडा की सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ भारत को भी इस पर दबाव बनाना चाहिए कनाडा की सरकार पर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां आदत से बाज नहीं आ रहा चीन अब इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ा रहा है आक्रामकता, चौंका देगी ये रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के विदेश मंत्री जोशी जोसेफ वू का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में चीनी खतरा काफी बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना ने इस क्षेत्र में युद्ध पोतों और अन्य सैन्य साजो सामान के अलावा बड़ी संख्या में सशस्त्र नौसैनिकों को तैनात किया है। उन्होंने चुनौती से निपटने के लिए सभी हितधारकों से एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया। वो ने हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना की बढ़ती सैन्य गतिविधियों का भी हवाला दिया, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और जिबूती में प्रमुख बंदरगाहों को नियंत्रित करने का प्रयास भी शामिल है। ताइवानी विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि नई दिल्ली के इस मामले में करीबी से नजर गड़ाए हुए हैं। एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह के साथ बातचीत में ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में दखल रखने वाले देशों को क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ताइवान चीनी खतरे से निपटने में अपना अनुभव साझा करने के लिए भी तैयार है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। अब तक दुनिया के 13 देश कर चुके हैं सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस सर्वोच्च सम्मान ने बंद कर दी विरोधियों की बोलती। अपने ही विदेशी दौरों में पीएम मोदी कब कब गए मस्जिद, वो भी आपको बताएंगे। बता दें दुनिया के दिग्गज नेताओं में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सियासत की शतरंज में विरोधियों को मात देने में माहिर हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। इस बार मौका थोड़ा खास था, क्योंकि पीएम मोदी जी के खिलाफ देश के बाहर से आवाज उठी थी, तो पीएम मोदी जी ने भी विदेशी धरती से ही सटीक जवाब देना मुनासिब समझा और बोलती बंद कर दी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी मिस्र से पहले अमेरिका के दौरे पर थे, यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विवादित बयान देकर पीएम मोदी की छवि को प्रभावित करने की कोशिश की। ओबामा सीएनएन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी को भारत में अल्पसंख्यक विरोधी बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों इस सर्वोच्च सम्मान ने ओबामा की बोलती तुरंत बंद कर डाली। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने रविवार को ऐसा करारा जवाब दिया जो सारे जवाबों पर भारी पड़ गया। मिस्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी जी ने रविवार को राजधानी काहिरा की अल हकीम मस्जिद का दौरा करके विरोधियों को चुप करा दिया। विदेशी मामलों के जानकारी से
प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका में अल्पसंख्यकों को लेकर पूछे गए प्रश्न के बदले एक सख्त संदेश देने की बात मान रहे हैं। पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ दी नाइल से भी नवाजा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विदेशी दौरों में प्रधानमंत्री मोदी जी कब कब मस्जिद गए हैं आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में जब संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए थे तो वो शेख जायद मस्जिद भी गए थे। 2018 में प्रधानमंत्री मस्कट की सुल्तान काबूस मस्जिद भी देखकर आए। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे वो सिंगापुर की चूलिया मस्जिद भी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक इंडोनेशिया के जकार्ता में बनी इस्तिकलाल मस्जिद भी गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है दोस्तों और मानते हैं कि भारत को प्राउड करना चाहिए कि भारत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे पीएम है, तो कमेंट में दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर यूं ही नहीं भारत पर लट्टू हो रहा है अमेरिका और यूरोप। इस रिपोर्ट ने उड़ा डाली सबकी नींद। जी हाँ, भारत पर अमेरिका और यूरोप की मेहरबानी यूं ही नहीं बरस रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी दौरे, वीजा से लेकर कई चिप और स्पेस से लेकर साइंस तक में जिस तरह की डील हुई है उसके पीछे बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर यूरोप की ओर से भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया जा रहा है। वो सिर्फ मजबूरी ही नहीं बल्कि भारत को खुश करने का भी बहुत बड़ा मौका है। जी हाँ, आखिर अमेरिका और यूरोप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या सबसे बड़ा खेल है, तो आपको बता दें कि वास्तव में अमेरिका और यूरोप की एक रिपोर्ट ने नींद उड़ा डाली है। यह रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की है जिसने 2050 और 2075 में ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि साल 2050 तक भारत यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देगी। उसके 25 साल के बाद अमेरिका भी भारत की आर्थिक आंधी से नहीं बचेगा। जी हाँ, गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि भारत की इकोनॉमी और बाजार 2050 तक ग्लोबल लेवल पर टॉप पर होगा और 2075 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। इसके साथ एशिया की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान भी भारत से पिछड़ जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 2075 तक चाइना, अमेरिका और भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी बने रहने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे बड़ा कारण इस रिपोर्ट के बाद कि अमेरिका भी भारत का पिछलग्गू बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, और भारत की हामी भरने की कोशिश कर रहा है और भारत के साथ रिश्ते जोड़ने की बात कह रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में ये रिपोर्ट भारत के लिए बड़े ही सुकून देने वाला रिपोर्ट है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे टनल बनाएगा अपना भारत। एलएसी तक स्पीड से पहुंच सकेगी अपनी भारतीय सेना। जी हां, चीन की चालबाजी को काउंटर करने के लिए भारत एलएसी के क्षेत्र का तेजी से विकास करने में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार ने अब एलएसी तक सैनिकों को तेजी से ले जाने के लिए ब्रह्मपुत्र के नीचे एक रणनीतिक सुरंग बनाने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा का कहना है कि गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच प्रस्तावित 35 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने के लिए टेक्निकल बोलियां 4 जुलाई को खोल दी जाएंगी। सीएम शर्मा का कहना है कि अलग अलग सुरंगों के जरिए सड़क और ट्रेन का ट्रैक बिछाया जाएगा। इस टनल के प्रोजेक्ट पर 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। भगवान की कृपा रही तो हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए निर्माण कार्य का काम शुरू किया जा सकता है। नुमालीगढ़ से गोहपुर की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है और इसमें लगभग 6 घंटे लगते हैं। सुरंग बनने से यह दूरी 33 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही साथ आधा घंटा समय भी बचेगा। टनल के बनने से NH37 पर ट्रैफिक कम हो जाएगा और लोगों को आसानी होने लग जाएगी। मौजूदा समय में ब्रह्मपुत्र के उत्तर से दक्षिण तक ट्रैफिक प्रस्तावित टनल से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलिया भोमरा पुल के माध्यम से मूव कराया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिकी दौरे से चीन को लगी तगड़ी वाली मिर्ची, कहा पीठ में छुरा घोंपना अमेरिका की है आदत। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिकी 3 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान अमेरिका ने दिल खोलकर पीएम मोदी जी का स्वागत किया। उनका यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक भी रहा, लेकिन अमेरिका से भारत की बढ़ती दोस्ती को लेकर अब चाइना ने नसीहत दे डाली है। पड़ोसी देश चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका से दोस्ती को लेकर भारत को चेतावनी दी है। ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में भारत को अमेरिका से सावधान रहने को कहा गया है। इस लेख में कहा गया है कि अमेरिका लंबे समय से चाइना से निपटने के लिए भारत का सहारा लेता रहा है, लेकिन भारत को अमेरिका से पूरी तरह से सावधान
रहने की आवश्यकता है। इस लेख में कहा गया है कि अमेरिका की आदत है कि वो जियोपॉलिटिक्स को सत्ता और ताकत के चश्मे से देखता है। वो द्विपक्षीय संबंधों को लेन देन की कसौटी पर परखता है। अमेरिका ऐसे देशों से गठजोड़ करता है जिनसे उसे लाभ हो सके। अमेरिका फिर इन लाभों के आधार पर देशों को वरीयता देता है। इस लेख में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका का कोई अस्थायी दोस्त नहीं है, उसके हित केवल स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। जी हाँ, चीन के सरकारी अखबार में ये कहा गया है कि अमेरिका दूसरे देशों की सद्भावना के बल पर सुपर पावर नहीं बना है, बल्कि दूसरे देशों के डर को भुनाकर वो इस मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन आज चाइना को लेकर अमेरिका ने खुद के डर की वजह से वो सहयोगी देशों की तलाश में खड़ा है। इस लिहाज से अमेरिका के लिए भारत बिल्कुल सही सहयोगी है, क्योंकि भारत उसके सभी लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। यही वजह है कि जहां एक तरफ अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेट विजिट के लिए रेड कारपेट बिछा रहा था, तो दूसरी तरफ विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र का हवाला देकर अमेरिका एक प्रोपेगेंडा भी चला रहा था, जिसमें भारत और अमेरिका के साझा हितों और मूल्यों जो कि चाइना का विरोध करना है उसको पेश किया जा रहा था। मोदी भारत के पहले और दुनिया के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। ऐसा दोस्तों अब चाइना जिस प्रकार से बौखलाहट में दिखाई दे रहा है दोस्तों, और अमेरिका पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है और भारत को नसीहत देने की कोशिश कर रहा है कि पीठ में झूरा खोपना अमेरिका की आदत है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या जवाब बनता है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन चाइना कितना ज्यादा बौखला चुका है दोस्तों, उसकी बौखलाहट इन बयानों से साफ झलकती नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां चीन दौरे पर जाएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड। कहा, मुझे विश्वास है कि भारत की तरह ही मेरी ये यात्रा भी सफल होगी। जी हां, हाल ही में भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड सितंबर में चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। प्रचंड ने कहा कि मेरी राय में भारत यात्रा बहुत सफल रही है, मुझे विश्वास है कि मेरी प्रस्तावित चाइना यात्रा भी सफल होगी। विदेश मंत्री एनपी सऊद ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। प्रचंड की यात्राओं को नेपाल के भारत और चाइना के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में पद संभालने के बाद प्रचंड की यह दूसरी विदेश यात्रा होगी। इससे पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर सीपीएन एमसी के 68 वर्षीय नेता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत का दौरा किया था। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां पर मिस्र से दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय यात्रा में इन कार्यक्रमों में हो चुके हैं शामिल। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा पूरी हो चुकी है। वो मिस्र की राजधानी काहिरा से दिल्ली के लिए कल रात ही रवाना हो चुके थे। गौरतलब है कि अमेरिका की राजकीय यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे। शनिवार को मिस्र पहुंचने पर पीएम मोदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और भारत समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया था। अपनी यात्रा के दूसरे दिन यानी कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें दोस्तों कि मोदी जी विदेश दौरे का अंतिम दिन पर मिस्र में गीजा पिरामिड देखने भी पहुंच गए थे। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी जी रविवार को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र की राजधानी के बाहरी इलाके में गीजा के पिरामिड देखने पहुंचे। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबोली के साथ मोदी जी ने उत्तरी मिस्र में अल जीजा यानी गीजा के पास नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित एक चट्टानी पठार पर बने 3 पिरामिड को देखा। इसका निर्माण मिस्र के चौथे राजवंश के समय में हुआ था। मोदी जी गीजा के ग्रेट पिरामिड के बारे में जानकारी लेते हुए दिखाई दिए, जो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। ये पुराने साम्राज्य के चौथे राजवंश के शासक खुफू की कब्र पर बना है। पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक सबसे पुराना है, जिसका निर्माण 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में लगभग 27 वर्षों की अवधि में हुआ था। ये एकमात्र ढांचा है जो काफी हद तक मूल स्वरूप में बरकरार है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर मोदी जी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, काहिरा पहुंचे पीएम मोदी जी को लोगों ने कहा कि आप भारत के हीरो हो, हीरो। जी हां, काहिरा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर प्रशंसा की और उन्हें भारत का नायक तक बता डाला। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, क्या आप भी पीएम मोदी जी को भारत का नायक मानते हैं, भारत का हीरो मानते हैं? क्या कहेंगे आप लोग? देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत आते ही मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी। मणिपुर हिंसा पर होगी तगड़ी वाली चर्चा। जी हां, मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार यानी 24 जून को दिल्ली
में सर्वदलीय बैठक की थी। ये बैठक गृह मंत्री ने ही बुलाई थी। इस बीच एबीपी न्यूज के सूत्रों को जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत लौटते ही गृह मंत्री अमित शाह जी सोमवार यानी 26 जून को उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह मणिपुर की स्थिति से पीएम मोदी को अवगत कराएंगे। मणिपुर की स्थिति के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ भी बैठक की। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बीरेन सिंह ने गृह मंत्री शाह को राज्य की स्थिति से अवगत कराया है। मुलाकात के बाद सीएम बोरेन सिंह मणिपुर हाउस पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां पर सेव कल्चर सेव इंडिया कार्यक्रम में सीएम मोदी जी ने दिया बड़ा संदेश, कहा संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रविवार को नोएडा में थे। यहाँ सेव कल्चर सेव इंडिया कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें किसी भी हाल में संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं है। हम पहले मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी झेल चुके हैं, लेकिन जब हमारी संस्कृति पर हमला हुआ तो 1857 की क्रांति के रूप में हमने जवाब भी दिया। मुगल भी जब तक मंदिरों में नहीं घुसे राज करते रहे, लेकिन जब मंदिरों पर हमला किया तो आज उनके वंशज रिक्शा चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में सामने आए ऑनलाइन धर्मांतरण मामले का भी उल्लेख किया। कहा कि पहले भी इस तरह के कन्वर्जन होते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दबे कुचले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बताते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर तगड़ा वाला वार, कहा लोकतंत्र की हत्या हुई तो आप चुनाव कैसे जीते। जी हाँ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के आगरा में पहुंचकर सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। एक बात तय है कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। पूरी दुनिया गंभीरता से सुनती है कि क्या भारत बोल रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी 2024 में पीएम ना बने, मगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता पर विश्वास जताया है। विपक्ष कहता है कि मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। इस पर हमारा सवाल यह है कि अगर लोकतंत्र की हत्या हुई तो आप कई स्टेट में चुनाव कैसे जीत गए। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां पर 2000 रुपए के 2/3 से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। 85% नोट इस तरह बदले गए हैं। जी हां, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट वापस लेने के निर्णय के 1 महीने के भीतर कुल 3,62,000 करोड़ रुपए में से 2/3 से ज्यादा यानी 2.41 लाख करोड़ से अधिक नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो 2000 रुपए का नोट वापस ले रहे हैं उसका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय बैंक ने 19 मई को अचानक से 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का निर्णय किया था। 8 जून को मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद में दास ने कहा था कि 1,80,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। ये चलन में मौजूदा 2000 रुपए के कुल नोट का लगभग 50% था। इसमें मोटे तौर पर 85% बैंक शाखाओं में जमा हुए हैं, जबकि अन्य को दूसरे मूल्य के नोटों से बदला गया है। बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये था कि सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक